नमस्कार कन्नौज। आंधियों की रात हो या बिजलियों की गड़गड़ाहट, वक्त हो जैसा पथिक, हर पल तुझे चलना पड़ेगा, हर पल तुझे चलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब जुनून आग बन जाए तो किसी भी असंभव कार्य को बहुत ही सहजता से संभव बनाया जा सकता है। आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने कन्नौज का नाम विदेशों में भी हाल ही में रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। हमारे सामने संग्राम भैया बैठे हुए हैं, आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिन्होंने आला गायन को कन्नौज में अगर हम लोग बोलें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कन्नौज में आला की शान, आन बान शान अगर हैं तो हमारे वो आला गायक आदरणीय संग्राम भैया हैं। आला उदल के बारे में जब हम लोग इनका इतिहास जानते हैं, हालांकि इनका इतिहास 800 वर्ष पुराना है। आला उदल का जो स्रोत है वो जगनिक, जो चंदेल राजा बुंदेलखंडी जो थे, उनके दरबारी कवि जगनिक जो थे, उनकी जो एक जो किताब है आलखंड, उनसे आला उदल के बारे में जो भी स्रोत मिलते हैं उन्हीं को स्रोत बनाकर हमारे आदरणीय भैया ने उसका गायन बार बार किया है। आला उदल ने कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें से 23 लड़ाइयाँ आला के छोटे भाई उदल ने अपने बूते पर जीती हैं। राजा परमाल से कुछ अनबन होने के बाद जब राजा पलमान ने 12वीं शताब्दी के आसपास उनको निष्कासित कर दिया था अपने महल से, बुंदेलखंड से, तब हमारे लिए यह बहुत गौरव की बात है कि यहाँ के राजा जयचंद्र जी के जो भतीजे हैं लाखन, वो उनको शरण देते हैं और यहाँ के रिजगिर नामक गांव में वो रुकते हैं। और रिजगिर में उनका शायद एक किला भी था जो अब वर्तमान में खंडहर हो चुका है। 1182 ईस्वी में महोबा की लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान और उदल आमने सामने आते हैं, तब पृथ्वीराज चौहान उदल को हरा देते हैं और उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो रोष में, गुस्से में आकर उनके जो बड़े भाई आला उन पर कुछ महीने बाद पुनः आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। लेकिन उनके जो गुरु थे गोरखनाथ, उनके कहने के बाद वो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। और ऐसी मानता है आलखंड के अनुसार कि बाद में जो आला होते हैं वो माँ शारदे के आनंद भक्त, जिनको सरस्वती माँ के नाम से जानते हैं, बन जाते हैं। तो आला उदल का इतिहास तो बहुत विस्तृत है। तो हमारे संग्राम भैया हमारे सामने बैठे हैं। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। मैं इतिहास विषय का अध्यापक हूँ और एक छोटा मोटा कवि भी हूँ। मेरे सामने मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई संग्राम भैया बैठे हैं, जिनके समक्ष मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ। क्योंकि संग्राम भैया के बारे में थोड़ा बता दूँ, हाल ही में अब ये राष्ट्रीय स्तर के आला गायक नहीं शेष हैं, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आला गायक बन चुके हैं। अभी हाल ही में भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी, देखिए कितना गौरव का विषय है हमारे कन्नौज के लिए कि भूटान की राजधानी थिम्पू और नेपाल के काठमांडू में भी भैया को सम्मानित किया गया, मेरे आदरणीय भैया को। तो इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब फूलमती माता के आनंद भक्त हमारे आदरणीय संग्राम भैया, जिनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। और ये प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो कि आला से थोड़ी खिसकती जा रही है, उन प्रश्नों को वो ध्यान से सुने, समझे। और क्योंकि ये हमारे कन्नौज से जुड़े हुए हैं आला उदल जी, तो मैं चाहता हूं कि ये परंपरा का संरक्षण बराबर बना रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, आदरणीय भैया। थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा भैया। धन्यवाद जी। छोटे भाई प्रियांशु जी। मैं कन्नौज सदर जी मोहल्ला कानून गोयान का निवासी हूँ जी। और मेरे पिताजी का नाम श्री जगवीर सिंह जी, जो मेरे पिता भी हैं जी और मेरे गुरु भी हैं। जी जी। तो मैं यहीं अपना कन्नौज में ही रहता हूँ जी। और आपके माध्यम से जी, क्या आप हमसे सवाल, जो भी आप सवाल करना चाहें वो मैं आपके साथ जी आपके उसके उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आपको कष्ट थोड़ा इसलिए थोड़ा देना पड़ा मुझे आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं, क्योंकि आला एक कन्नौज में अगर मतलब जो मैंने भी अनुभव किया है
वो धीरे धीरे कला घटती जा रही है, जी, तो जी, जी। कम इसकी ओर लोगों का रुझान है। तो एक ये भी उद्देश्य है कि आपके जो प्रश्न हैं उनका जो उत्तर आप दीजिए। मेरा पहला जो प्रश्न है भैया कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। अपने बारे में क्या, मैं अपने एक कलाकार हूँ, आला गायन करता हूँ। कलाकार नहीं, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। पहले नहीं, ये तो कलाकार मत बोलिए अपने आप को। माता फूलवती की कृपा है और हमारे पूरे कन्नौज के लिए दर्शकों बहुत गौरव की बात है। मैं स्वयं बहुत गौरव, हालांकि भैया से भेंट तो 2010-2011 से हुई है, और मैं थोड़ा बता दूं, भैया ने आज तक कभी अपने मुख से कभी नहीं बताया कि मैं बहुत बढ़िया आला गाता हूं। और उसमें चूँकि फेसबुक वगैरह भी नहीं इतना चलन में नहीं था, ना कि मैं चलाता था। तो आदरणीय दिवंगत विराम दादा ने मुझे एक बार बताया है कि जिनके पास तुम बैठते हो उनका तुम आल्हा भी सुन लेना तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तब मैंने भैया को तत्काल फ़ोन किया, मैंने भैया से बोला भी इतने दिन हमारी बातचीत हो गई है, कभी आपने इस विषय में रूबरू नहीं कराया। ये भी बता दूं, मैं छोटी मोटी कविता मैंने लिखने का प्रयास किया था, तो मैं वो पंक्तियां कभी भैया को सुनाता तो भैया वाह वाह करके इस टाइप से मुझे प्रेरित करते थे। लेकिन भैया ने कभी अपने बारे में नहीं बताया, तो मैंने भैया से बोला भी था कि आप इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई है। तो भैया एक प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता हूँ जी जी कि आप अपने परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपकी रुचि आला गायन की ओर अग्रसर हुई? परिवार, हम अपने परिवार में हम 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं जी, और हमारे माता पिता हैं। रुचि तो ऐसी रही कि हमारे पिताजी जो अभी हैं, अब नहीं गा पाते हैं क्योंकि उनको सांस की दिक्कत हो गई। उनकी वर्तमान उम्र थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे? अभी उनकी 68 वर्ष। 68 वर्ष। जी जी 68 वर्ष उनकी उम्र है। जी जी। लेकिन वो गा नहीं पाते हैं जी लेकिन आज भी हमको गाइड करते हैं। जी जी। हाँ, अगर हम कहीं नई जगह कहीं कार्यक्रम हमारा लगता है जी जी, तो हम अपने पिताजी से ही राय करके मशवरा करके कि पापा हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ क्या चीज़ हम सुनाए जाके, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिससे हमारे कन्नौज का और हमारा सबका नाम हो। तो वो बताते हैं जी कि बेटा तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ सुनाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा परिवार है और इस पे हमारे पिताजी पहले से ही गाना आला गाते हैं। उनके बारे में सुना है, आला गाते, मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपको सुना है उनके बारे में, उनसे कभी प्रत्यक्ष रूप से मैंने उनका आला नहीं सुना है। जी जी जी, लेकिन उनका ही प्रशिक्षण में ऐसा विराम दादा बता रहे थे कि आपने उनसे बहुत सीखा है। नहीं, उन्हीं से ही हमने आपको बताया कि वो हमारे पिता भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। गुरु भी हैं। जी जी। तो जब घर में कोई चीज़ हो रही है, जी जी, पिताजी हमारे, अब हम सन 82 हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि जो हमारी सन 1982 है। अच्छा अच्छा। और शायद हमारे पिताजी बताते हैं उसी वर्ष से उन्होंने आला गायन, जिस वर्ष हमारी मतलब पैदाइश है उसी वर्ष से उन्होंने, ताऊजी के ही समय से आल्हा का बीज जो है स्टार्ट हुआ था परिवार में। हाँ, मतलब उससे पहले कोई। हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत मजे की बात है। हाँ जी। थोड़ा एक प्रश्न थोड़ा है कि आज तो आप बहुत पारंगत हो चुके हैं, इसमें कुशल हो चुके हैं। जी जी जी, ये तो सब जानते हैं। जब प्रारंभ में आप आला गाते थे, आपने थोड़ा ये बताइए कि आपने सबसे पहला आया कब, मतलब आला कब गाया था, तो उसमें कैसी प्रतिक्रिया आपको मिलती थी, लोगों का फीडबैक कैसा मिलता था आपको जब आपने इसकी शुरुआत की थी पहली बार? अब पहला कार्यक्रम तो हमारा कन्नौज शहर में ही हुआ था। जी। हमारे पिताजी दूध का कार्य मतलब गाय भैंस रख के पहले पशुपालन जिसे हम कहते हैं, पशुपालन का काम था। घर पे खेती बाड़ी है नहीं, तो वही अपना उसी से जीविका चलाते थे और हम लोगों को भी पाला पोसा उसी से। अब तो पहला कार्यक्रम हमारे पिताजी का कार्यक्रम वहीं कन्नौज शहर में हुआ था, तो उसी में सबसे पहले मैंने, तो हालांकि जब वो कार्यक्रम मैंने किया तो हमारे पिताजी को भी उम्मीद नहीं थी ये जी जी कि हम संग्राम मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि हमने कभी गाया ही नहीं था उनके सामने। जी बिल्कुल। वो एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें कंपटीशन टाइप का थोड़ा, एक पार्टी और थी पड़ोस से, तो
उनका कंपटीशन कह लो या कंपटीशन या सुनने के लिए कभी कभी लोग हाँ आ जाते हैं। हाँ नहीं जो करा लेते हैं कि हमने अब जैसे कन्नौज में हम संग्राम, तो उनने यार भैया संग्राम सिंह का आला हो जाए, और एक फरखाबाद के वो और हैं, अच्छा, उनको बुला लो, प्रतियोगिता कंपटीशन, हाँ प्रतियोगिता ही कह लो। हाँ तो उसी में हमने पहली बार हमने कार्यक्रम किया था, तो हमारे पापा भी थोड़ा सा चौंक गए जी कि इसने कभी न मुझसे पूछा, जी। न कभी मेरे सामने घर पे गाया, और सीधा सीधा ये मंच पे। तो अब ये भगवती माता फूलमती की भी कृपा रही, और आप जब भी खून में तो था ही कि आरंभ करते हैं तो सब सर्वप्रथम फूलमती मैया की जय से आह्वान करते हैं, उसका तो मैंने बहुत बार आपको सुना भी है। जी जी भैया, एक प्रश्न थोड़ा है कि आल्हा गायन में आप पारंपरिक तरीके से के साथ कुछ नए प्रयोग भी क्या आपने कभी किए हैं? मतलब कुछ नया करने की आपने इसमें कोशिश की है कि नहीं की है? अब नया करने की प्रश्न है। नया करने की तो कोशिश हमने ये की है कि एक तो हमने ड्रेस का जो कोड है वो बदला। तो मैंने देखी है गर्मी में भी उस ड्रेस को पहन के आल्हा करना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नई चीज हमने। अब बाकी जैसे वाद्य यंत्रों का जी थोड़ा इसमें, कि जैसे वाद्य यंत्र है इसमें पहले कलानट, जिसे नफीरी भी कहते हैं, नफीरी है, वो बजती है। तो लगभग 80% से लेके 80% तो हाँ 70-80% जो गायक कलाकार आला गए हैं वो उसी का यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे कार्यक्रम में हमारे पिताजी ने कभी नफीरी नहीं यूज की। हमारे पिताजी जब तक कार्यक्रम करते रहे तो बांस की बांसुरी जिसे बोलते हैं, बांसुरी, हाँ, तो वो बांसुरी पे उन्होंने आला गाया। हमारे मोहल्ले के पड़ोस में ही कठेरिया साहब थे, वो कठेरिया साहब थे। वो पापा की एक जैसे नहीं एक वो हमजोली वो टीम होती थी, टीम, जी बिल्कुल। जैसे हमारे भी है, हम लोगों की जब पढ़े सर्किल टाइम में पढ़ाई के टाइम पे टीम, तो वो उनकी वही टीम उन्होंने अपने मोहल्ले में ही ग्रुप जो था पूरा, हाँ 4-5 लोगों का, क्योंकि उसमें 4-5 इंस्ट्रूमेंट, एक गज लग बजता है, ढोलक रहती है, झींका रहता है, मजीरा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बांसुरी वो कठेरिया साहब बजाते थे, एक सक्सेना साहब हैं वो झींका बजाते थे, एक वो अब इस समय वो भी खत्म हो गए, जो ढोलक बजाते थे। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में पारंगत था जी, तो काफी आनंद आता होगा जो है। हाँ, आपने भी आनंद लिया होगा उसका भी हमने आनंद। तो हमने पहली बार जब वहाँ कार्यक्रम किया तो पापा को अच्छा लगा। और जो हमने इसमें जो आपने कहा कि बदलाव जी, तो बदलाव के लिए हमने इसमें एक आर्गन, जो नया बाजा आर्गन जो आजकल मार्केट में काफी उसका चलन है, तो मैंने उसको, क्योंकि मुंह से बजाने वाले जो यंत्र हैं वो बजाने वाले अब कम हैं, कम क्या मतलब ना के बराबर रह गए। बिल्कुल, क्योंकि वो पुरानी चीजें हैं, तो उस पे जो नई पीढ़ी जो है या जो नया कलाकार है वो, क्योंकि उस पे मेहनत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल। तो मैंने उस पे एक तो अपना इंस्ट्रूमेंट पे चेंजिंग किया, सिर्फ आर्गन किया, बाकी अपनी वेशभूषा चेंज की। और उसके बाद में आपकी फेसबुक में कवर फोटो भी लगी हुई है, काफी अच्छी लगती है वो फोटो आपकी जो है पकड़े हुए। हाँ, जी बिल्कुल। भैया प्रश्न ये था कि आल्हा में जैसे कुल 52 लड़ाइयाँ हैं। जी। आपने जैसे कुछ बेतबा की है, मुझे तो ज्यादा मतलब विस्तार तो नहीं पता है। जी। शायद एक बोहवा की भी है, हाँ, जो 1182 पृथ्वीराज चौहान से काफी फेमस रही है। आपने कितनों का मतलब वर्णन किया है अपने आल्हा में? जो भी आप आल्हा गायन करते हैं, आपने उन 52 में कितनी लड़ाइयों का जिक्र किया है अपने आल्हा गायन में? अच्छा जी, जो मैंने गाई हूँ जी, जो आपने गाई है। अब सबसे पहले तो सुमिरनी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, पहले माँ फूलमती की स्तुति करते हैं जी। उसके बाद अपने कन्नौज की, जो हमारे कन्नौज जिले में जो प्राचीन मंदिर हैं, माता अन्नपूर्णा है, माता सियरमऊ है, माता गोवर्धनी है, मौरारी देवी हैं, पद्मा सती का मंदिर है जो रामपुर में हमारे अपने बगल में ही है। इस तरीके चिंतामण बाबा हैं, बाबा गौरी शंकर हैं, माँ छेमकली हैं। इन सभी का वर्णन करके इनका सबका स्तुति करने के सभी के बाद अब वैसे हमने आल्हा मनौआ और नदी बेतवा, हाँ वो नदी बेतवा की लड़ाई बोलते हैं, 52 जो लड़ाइयाँ हैं उसमें। और ये हमारे हिसाब से जो लगता है कि जो जनरल
जी लोग सुनते हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो अमूमन आदमी ये 4-6 लड़ाई तो 52 है, लड़ाई बाबा। लेकिन इनका फोकस जहाँ उन्हें भैया आला गायक संग्राम सिंह जी, हाँ दादा बताएं तो कल क्या सुनाओगे आप? तो हम तो ये सुनाएंगे, वो अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप, तो उन्हें नदी बेतवा की तो ठीक है, लेकिन माड़ो की जानते हो? जी जी। हमने हाँ कि माड़ो सुनाओ। तो ये जो चलन में लड़ाइयाँ रही हैं, अच्छा, अलग अलग भागों में ये विभाजित हैं ये। हाँ, जैसे नदी बेतवा की लड़ाई है, माड़ो की लड़ाई है, भोजरियों की लड़ाई है, चंद्रावली की चौथी है, जी जी। और एक हम गाते हैं मलिखान संग्राम, सिरसा की आखिरी लड़ाई, जी जी। जिसमें मलिखान वीर सिरसा छत्तीसगढ़ में जी 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 इलाका है, हाँ। नक्सली इलाका। हाँ, तो लगभग हम 6 से 7 लड़ाई अपनी आप उसमें जो है बार बार गाए। हाँ। जी बहुत बढ़िया भैया। प्रश्न ये है कि थोड़ा ये बहुत ही जरूरी प्रश्न भी है आपसे पूछना। जी जी। वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम लोग देखें, जो हमारी युवा पीढ़ी जो है वर्तमान की, वो उनका जो रुझान है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर विराम ताऊ जी के बताने के उपरांत मैं आपसे मिला था 2015 में, जब आपने मुझे बताया था आला के बारे में, मेरा भी रुझान आला की ओर जो सुनने में, का तो मैं नहीं पाता हूँ क्योंकि शब्द काफ़ी उसके कठिन है। ठीक ठीक ठीक। जब आपसे मिला, आपको मैंने सुना, फेसबुक पर भी मैंने आपको बहुत बार सुना है, बाबा गौरी शंकर मंदिर में भी मैंने आपको सुना है, कन्नौज महोत्सव में भी जो दिसंबर 2022 के आसपास जो हुआ था, जी 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 जी, वो मैंने आपको सुना था। तो मैंने ये जो महसूस किया है कि मैं अपना भी नाम उसमें जोड़ रहा हूँ कि युवा पीढ़ी का रुझान आला की वो थोड़ा कम हो रहा है। उन्हें शायद किसी युवा को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे आला उदल आए 1182 ईस्वी में महोबा की लड़ाई हुई उनका यहाँ पे। क्योंकि मैंने 2-4 लोगों से पूछा है, कभी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, तो वो आला उदल का शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाम भी नहीं बता पाते हैं। नहीं बता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, या जो मतलब आला उदल के बारे में, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, मुगलों को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आला उदल के बारे में किताब में जिक्र बहुत कम है, जिसके कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उनके प्रति, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं 800 साल पुरानी बात है, उसी को हम दैनिक चलन में लाते हैं। क्या कारण है कि हमारी युवा पीढ़ी का रुझान इनकी ओर कम हो रहा है, आला की ओर? अच्छा सवाल। उसका एक किताब तो है कि इसको किताबों में पूरी तरीके से व्याख्या नहीं की गई आला उदल की, जो होनी चाहिए। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि ये जो कला है ये विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। विलुप्त का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ये दूंगा कि अगर मेरे घर में मेरे पिताजी आला गायक ना होते तो मैं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं होता, जब पिताजी ने गाया तो मैंने सुना, उसके बाद एक मेरा बेटा भी है। हाँ, 15। ये कहते हुए कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आसपास के जिले में अगर आला की कमान अगर कोई संभाले हुए है जी, तो केवल आप हो वर्तमान में, जहाँ जो मैंने देखा। हाँ। जी। तो उसके लिए एक चीज तो ये है कि जैसे किताबों में अगर इसका वर्णन हो जाए, जिक्र होता बहुत जरूरी, तो इसलिए 11-12 की इतिहास पढ़ाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, किसी भी विषय में हिस्ट्री के 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नव इतिहास। कहीं पे भी सिंगल जगह आला उदल का जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी किरण में जब कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है तो उसमें महज इतना जिक्र है कि महोबा की लड़ाई 1182 में इसमें उदल वीर गति को प्राप्त हुए, तो बस इतना ही है। ये बहुत चिंतनीय विषय, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ये चिंतनीय विषय है। जी जी। ये चिंतनीय विषय है, और जब तक ये इस चीज में शामिल नहीं हो रहा है, तो अगर ये भाई कोई भी चीज की विरासत है जी, अगर वो किताबों में आएगी, जब किताबों में आएगी तो क्लास में बच्चे पढ़ेंगे जी। 50 बच्चे पढ़ रहे हैं जी, 50 में अगर हर प्रतिवर्ष 5 बच्चों ने भी उसमें अगर रुचि दिखा दी, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल तो सब उसका ज़माना है, यूट्यूब और मोबाइल। हाँ, तो आदमी वो जो अपनी पैतृक चीज़ें हैं वो उसे अच्छे नहीं लगता है। वो तो सब आजकल वो जैसे नहीं, वो क्या वो पॉप और क्या बोलते हैं उनको, जी जी, उनका युग है, बिल्कुल। हाँ, तो अब जैसे उन बच्चों को समझा जाए, बच्चों को समझ में आए, तो बच्चे घर में कहें। भाई बच्चे उस चीज को यूट्यूब पे सर्च तभी करेंगे जब उनका नाम सुना हो। बस किताबों में तो उनका नाम ही विलुप्त कर दिया गया है वर्तमान की। बस और ये ऐसी किताबें हैं, ये जनरल तो लोगों के घरों में तो होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। भाई जो इससे शौकीन है
हो सकता है आपके बाबा शौकीन रहे हो। आदरणीय विराम दादा हुए, दिवंगत आदरणीय जीवन दादा हुए। हाँ, तो अगर इन लोगों के पास कुछ है तो अब ये अपने घर में, अच्छा इनकी भी मजबूरी है, जैसे मेरी मजबूरी आप मान लो, या ये कहो कि जैसे कि अब मुझे जो सरकारें पिछली रहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सरकारों ने भी इस चीज पे फोकस नहीं किया। फोकस किस लिए नहीं किया? जैसे हमारे पिताजी थे, पिताजी से मैंने आला गाना सीख लिया तो हम गाने लगे। हम सन 94 से आला गा रहे हैं। 94 से मतलब लगभग आज 32 वर्ष आपको आला गाते गाते हो गए हैं। सन 94 से मैं आला गायन कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो 3-4 वर्ष से जो मैंने 27-28 साल में जो नहीं किया, वो मैंने इधर 4 वर्ष का नाम लिया है। तो एक प्रश्न जो है, थोड़ा उसे पॉलिटिक्स मत लीजिए, राजनीति नहीं है। नहीं। वर्तमान में हमारे सदर के जो मंत्री जी हैं असीम भैया, जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। मैंने लगातार देखता हूं मैं कि उन्होंने भी बहुत इस चीज़ को संरक्षण दिया, आपकी कला को पहचाना है। और थोड़ा बताना चाहूँगा कि नेपाल की काठमांडू और भूटान के थिम्पू में भी अब भैया, जो कि मैंने पहले बताया भी है, वो राष्ट्रीय स्तर के आला गायक नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आला गायक बन चुके हैं। और एक बात और मैंने जो सुना है, शायद आपसे एक बार भेंट हुई थी, आपने बताया था कि फरवरी 2027 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी आपको निमंत्रण। हाँ, बिल्कुल। ये कहते हुए शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितना ये 4 सालों में माननीय मंत्री जी ने आपको उठाया है, आपकी कला को पहचाना है, तो उस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, माननीय मंत्री जी के बारे में? बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा। जी। माननीय मंत्री जी, बड़े भाई जी श्री असीम अरुण जी, बिल्कुल। को मैं आपके माध्यम से प्रणाम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और मेरे लिए तो जैसे अब क्या कहें हम, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म जी मथुरा में हुआ जी, लेकिन उनका पालन पोषण जी नंदगांव में हुआ। जी। नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने। तो मेरी कला का जो जन्म मेरे घर पे हुआ। मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया, वही मेरे गुरु हैं जी, ठीक। लेकिन माननीय असीम अरुण जी ने एक पहचान उस चीज को, माननीय असीम अरुण जी ने मुझे मतलब एक नंद बाबा और माँ यशोदा के रूप में, जैसे भगवान को जन्म माँ देव की और वासुदेव जी का लेकिन पालन उनका जो है यशोदा, तो वो मेरे लिए जब जिस सन 2022 में चुनाव लड़े, 22 में, हाँ वो 23 में, हाँ 2023 में एक कार्यक्रम हुआ, धरोहर कार्यक्रम का नाम ही था धरोहर। हाँ बिल्कुल, धरोहर, शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल, अखबार में भी काफी। हाँ, जो हमारे यहाँ कन्हैया लाल सरस्वती विद्या मंदिर जो है, इसमें कार्यक्रम हुआ था। इसी में मेरा कार्यक्रम हुआ। तो उन्होंने पहला मेरा जो उनसे संपर्क था, पहला मतलब फेस टू फेस, वही उसी कार्यक्रम से हमारा उनका संबंध हुआ जी। उसके बाद में उन्होंने हमें बुलाया जी बिल्कुल। हमारी मतलब वहीं भी हमारी बहुत पीठ थपथपाई। बहुत बार आपने मंच पे उन्हें धन्यवाद भी बोला है। नहीं, वो 2-3 बार सुना है कि फूलमती मैया की जय होने के बाद आप ये बात बोलते भी हैं। नहीं, हम बिल्कुल आज भी बोलते हैं, आज भी और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इसलिए बोलते रहेंगे कि उन्होंने जो किया, बिल्कुल। अगर ये आज उन्हीं की देन है जो मेरे इस कन्नौज के किसी भी व्यक्ति से अछूती नहीं है। सभी लोग इस सत्य को जानते हैं कि जब से माननीय मंत्री जी कन्नौज के विधायक बने हैं, तब से संग्राम भैया का जो कला, जो केवल कन्नौज की ही गलियों तक सीमित थी, वो आज देश विदेश में है। तो उनमें उनका योगदान है। ये बात कहते हुए कोई भी हिचकिचाहट और कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। भाई, का बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय ख्याति जो आज हमें मुझे मिली है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कभी सोचा था कि आप नेपाल के काठमांडू में भी गायन करेंगे? अब मैं तो भूटान के थिम्पू में भी गायन मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो कभी ये भी नहीं पता था कि भूटान है किधर, पूरब में है कि पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है। जी बिल्कुल। आज मुझे जो ख्याति मिली है, और उसके बाद में आज जो मैं अपने बच्चे को भी, मैं जो आला गायन कर रहा हूँ, अगर 2 मिनट
माननीय मंत्री जी का अगर जिक्र आया है जी। तो 2 मिनट में उनके लिए जो उन्होंने मुझे दिया वो आपके द्वारा ये मैं बताना चाहता हूँ। भैया ने उनके सामने भी अलग गाया है, कई 2-4 बार कार्यक्रम हमारे बेटे का भी हुआ, लेकिन पहला कार्यक्रम जब हमारा 2023 में हुआ जी। तो उन्होंने हमसे कहा बुला के कि भाई साहब हमें ये बताएं कि इस कला को पूरा उन्होंने हमारा बायोडाटा तरीके टाइप का एक हमसे पूछा कि क्या करते सब बता के हमने, जैसे आप पूछ रहे हैं तो हमने बता के उनको अपनी तो कल के ये बताओ ये विधा आगे कैसे जाएगी। जी। तो हमने उन्हें अपना कि हमने सर हमें जैसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, हमें एक बढ़िया बैठने उठने के लिए, भाई लड़के बच्चे हमारे तो कहीं भी बैठ जाएंगे, हम अपने घर में तो कैसे भी अगर आपका बच्चा हम बुलाएंगे या कोई अन्य का बच्चा बुलाएंगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो व्यवस्था भाई घर पे बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। तो हमें ये चीज़ मिल जाए, इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, ये और साउंड सिस्टम मिल जाए, साउंड सिस्टम तो मैं कहने ठीक है। तो सर ने मुझे पर्यटन विभाग से, वो तो वही बात हो गई जैसे एक अच्छे पढ़ने वाले स्कूल जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसे अगर प्राइवेट स्कूल में या किसी बड़े स्कूल में डाल दिया जाए तो उसकी प्रतिभा निखरती है। तो सर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा दिया और मुझे 5 लाख की धनराशि 5 लाख की धनराशि 5 लाख बहुत बड़ी बात है ये। 5 लाख की धनराशि उन्होंने मुझे संस्कृति पर्यटन विभाग से पर्यटन विभाग से मुझे उन्होंने दिलवाई। उससे मैंने अपने मेरा घर पे हाल टाइप का है, हाल ही कह देंगे 18x18 है, उसको मैंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, उसको मैंने सही टिप टाप बढ़िया रंगाई पुताई करा के पूरा साउंड सिस्टम और ला के जी आज 2 वर्ष हो गए हैं। जी जी। वो चीज उस चीज से जब हमें वो जो हमने हाल अपना बना लिया तो वहीं से हमने अपने घर में अपने बच्चों को और प्लस जो आसपास मोहल्ले में थे और अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पे भी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आल्हा के विषय में बच्चा बूढ़ा हमारे साथ उम्र का कोई भी अगर आल्हा सीखना चाहे तो निःशुल्क सेवा आवाज भी है, वो आवाज भी है क्योंकि माननी जी ने हमें इतना दे दिया। जी जी भाई हमें इंस्ट्रूमेंट ही की जरूरत थी, संसाधन की आवश्यकता होती थी, वो अंततः उन्होंने आपको उपलब्ध करा दिया। तुरंत हमें उपलब्ध तुरंत उपलब्ध करा के उपलब्ध मैंने की। उसके बाद में फिर उसका जीता जागता सबूत एक मेरा बेटा आला गा रहा है, आज काफी वो ट्रेंड है। उसे मैंने फरवरी 2026 में सेंट जेवियर स्कूल में सुना भी है। आपने 26 में सुना, उसके बाद में उसी के बाद में उसका उत्तर प्रदेश जी जी जो अभी यूपी दिवस था 24 जनवरी की बात है। हाँ जनवरी में 24 जनवरी। हाँ तो माननीय योगी जी ने एक वो चलाई थी हमारी संस्कृति हमारे धरोहर पहल चलाई थी जो थी। जी जी। हाँ तो उस पे हमारे बेटे ने यहाँ पहले कन्नौज जिले में प्रथम, मंडल पे प्रथम, फिर स्टेट पे जब कार्यक्रम भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ हुआ था, लखनऊ में हाँ उसमें हमारे बेटे को द्वितीय पोजीशन बहुत स्टेट लेवल पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद माननीय असीम जी को फिर देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि अगर मुझे वो धनराशि उपलब्ध ना हुई होती तो आज तो यहाँ तक पहुँचना भाई संभव नहीं था। क्योंकि भाई जब हमारे पास संसाधन था ही नहीं और हम 30 साल से गा ही रहे थे, तो जब हम आगे एक कदम हम नहीं बढ़ पाए तो हम तो ये समझ रहे थे कि भविष्य हमारा तो खराब हो ही गया, अपने बच्चे का भविष्य क्यों खराब करें, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे जैसी हमारी सामर्थ्य है उसी तरीके से उसको पढ़ाए लिखाए। हर बाप माँ का सपना होता है, क्योंकि उनकी ये जन्मभूमि भी है खैर नगर में, भाई यही वो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बाहर है तो कि मेरे गृह जनपद की मेरे गृह जनपद की कला संग्राम भाई साहब बिल्कुल और तो उन्होंने मतलब मेरे लिए एक साक्षात ईश्वर का रूप जी भाई भगवान कभी ऊपर से एक गहरे पानी में एक ब्रिज आपके लिए जो उन्होंने तैयार बहुत अच्छा बना दिया, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल उनको आज जब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है जी 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 उस तब से आप हमारा बायोडाटा चेक कर लें जी। हाँ मैं देखता हूँ, आप हमारा बायोडाटा है फेसबुक पे भी हम शेयर कर देंगे, आपके व्हाट्सएप पे कर देंगे। हमारा बायोडाटा बताएगा कि हम क्या थे,
अब क्या हो गए, क्या होगा। बहुत बहुत हमारा बायोडाटा बताएगा, हम कितने कार्यक्रम, आपको हमें तो याद भी नहीं कितने कितने पढ़ा लिखा कार्यक्रम। व्यक्ति ही कला को समझ सकता नहीं बहुत दे नहीं। सकता है। और हमारे लिए तो किए गया उन्होंने, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ संग्राम सिंह को ही, जी आपके अंदर उन्होंने टैलेंट देख लिया। ये कुछ जनवरी में RS कटरिया दादा ने जो प्रोग्राम करवाया था वहाँ भी मुझे भी सम्मानित किया था। हाँ कभी सम्मेलन, हाँ भागीदारी रहती है। हाँ वो कटियार गेस्ट हाउस। बावजूद भी समय कम होता है, मंत्री हैं, इधर तो जाना होता है, उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि लगातार वो कुछ ना कुछ समय अभी को कला को देते। बिल्कुल। अरे उन्होंने एक बच्चा, उसका हमें नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, वो डांस में बहुत अच्छा है। जी जी। तो उसको आप समझिए, आप विधायक मंत्री और दुनिया के, जब 47 देश आजाद हुआ तब से ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई तो रहा ही होगा। जी जी जी। विधायक भी रहे लगातार अपने कन्नौज में ही, BBIP भी अपना रह चुका है। अब उनकी सोच देखिए आप, उस बच्चे को उन्होंने लखनऊ ले जाके भातखंडे विश्वविद्यालय जो है जी, वो इंडिया, शायद इंडिया लेवल का तो विद्यालय है ही संगीत के लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जाके 15 दिवसीय उस बच्चे को उन्होंने कार्यशाला कराई। जी जी। अपने घर पे उसको रोका, मतलब रहने खाने की अपने घर पे रोका या वहीं कहीं भी, उन्होंने अपने मतलब सौजन्य से पूरा उसको 15-20 दिन के लिए, अब इसे कहते हैं एक पढ़ा लिखा। बच्चों के हॉस्टल वगैरह में मैंने एक उन्होंने वीडियो जारी किया था, दिखाया था शायद अभी 1 साल पहले, शायद जहाँ तक मुझे याद है। बच्चों के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, खाना उनके साथ खा रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, साथ में उनसे बातचीत कर रहे हैं। वही गए माननीय मंत्री जी का हम वही गए, शिक्षा वही गए, कला में उनका बहुत योगदान है। जैसे उनका नाम भी है असीम, हाँ वो असीम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत उनका भी उनके हमारे कन्नौज की माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल जन्म दिया। जी जी। तो भाई बिल्कुल आपके माध्यम से मैं उनके माता पिता को भी सादर नमन करता हूँ। भैया, जैसे विदेश में आला गायन आपने किया है, हाल ही में आप थाईलैंड में सुनने में आ रहा है कि आप जाएंगे 17 फरवरी में। जी जी जी। विदेश में जब आप आला गायन करते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? मतलब एक तो जैसे आप थिम्पू गए, काठमांडू गए, वहाँ पे विदेशी लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? तो विदेशी लोगों की प्रक्रिया ये रहती है भैया कि देखो, एक तो थोड़ा सा भाषा का तो सिस्टम रहता ही है, भूटानी, नेपाली, और हम अपनी ठेठ गाते हैं कन्नौजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो आला है, जैसे अब कुछ लोग अपनी अवधि में गाते हैं, कुछ बुंदेलखंड में गाते हैं, कुछ पूर्वांचल से गाते हैं, कुछ ब्रज, हाँ है, लेकिन मैं अपनी कन्नौजी भाषा गाता हूँ। जो व्यक्ति जिस स्थान में रहता है वो उस भाषा में पारंगत रहता है। हाँ। तो वहाँ पे जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो वहाँ पे जो संचालन होते हैं, उस संचालनकर्ता जो होते हैं, उसके साथ में एक व्यक्ति और वहाँ होता है, ट्रांसलेटर कहना चाह रहे हैं आप? हाँ ट्रांसलेटर, जो जैसे कि मेरा जैसे नाम बुलाया गया तो वो कम से कम, जैसे हमारा 30 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है तो 30 मिनट तो हमें मिलेगा, अब कम से कम 5 मिनट उनको दिया जाता है कि वो बताएंगे अपने माइक से हाँ उनकी भाषा में कि ये फला संग्राम सिंह भारत से, कन्नौज से, ये आपके सामने ये प्रदर्शन, इस तरीके, मतलब पूरा 30 मिनट का कार्यक्रम तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे मुख्य पॉइंट बता देते हैं वो कि जो सामने वाले जो होते हैं, अच्छा, उनके कुछ अगर 50% भी समझ में आ जाए तो विदेश में अगर हमारी भाषा को 50% आदमी समझ लिया तो हम अपने आप को समझ लेते हैं कि यार हमारा कार्यक्रम सफल रहा। शायद आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि थिम्पू से एक फोन भी शायद आपके पास आया। हाँ। अभी आपने शायद बताया अभी तालाब जब हाँ अभी एक 4-6 दिन पहले का मामला है। तो वो विदेश का नंबर वैसा, अब वो सेफ तो था नहीं कोई, तो हम अलग होता है। हाँ वो तो हमने जब नंबर देखा उसको, फ्रॉड कॉल भी हाँ तो हमने पहला कॉल इसीलिए नहीं उठाया, हमने पता नहीं क्या मामला हो जी। बिल्कुल। लेकिन जब दोबारा फिर उसी नंबर से, तो हमने कहा चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा, उठाएंगे तभी तो समझ में आएगा फ्रॉड है क्या है। हमने उठाया तो उधर से उन्होंने राम राम, तो राम राम तो की, लेकिन राम राम जो उन्होंने अपनी भाषा में, जैसे हम लोग राम राम, जय श्री राम जय श्री राम, सीधा, उन्होंने काम के लोगों से ये उम्मीद करना कि वो राम
हाँ उन्होंने अभिवादन करें श्री राम जी से। नहीं, उन्होंने हेलो वो नहीं कहा, उन्होंने भैया राम राम। राम 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 तो राम। हमने भी कहा राम राम, तो हमने कहा भैया कौन। जबकि वहाँ तो बौद्ध धर्म काफी फैला हुआ है। हाँ बहुत बहुत, हाँ अरे बौद्ध का बहुत, हम तो बहुत बड़ा जी। हमें घुमाया गया था आपने तो साथ वहाँ, तो अरे हमारे हिसाब से मठों में। हाँ अरे बहुत बहुत हैवी मूर्ति है भाई। जी जी बिल्कुल। हाँ बहुत हैवी वहाँ पे मूर्ति है। बहुत। तो उनका फोन आया, बातचीत हुई और हाल उन्होंने, हमने भाई साहब आप, अरे कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ पहचान, अरे हमने वो भाई साहब, तो हमने आओ ठीक हो। तो मुझे ये लगा कि कम से कम किसी ने नंबर आपका लिया होगा तो बहुत लोग वहाँ जहाँ कार्यक्रम करने जाते हैं जी। तो कार्ड वगैरह विजिटिंग अपना रखते हैं, वो दे देते हैं। नहीं तो कोई पर्सनल, अब जैसे आदमी आया कभी ज़्यादातर तो आदमी सेल्फी के चक्कर में बहुत आता है, वो वेशभूषा देखते हैं भाई, जो हमारी वेशभूषा है वो भी सब अलग, सबसे वेशभूषा अलग है। तो ज़्यादातर लोग बहन बेटी भैया यार दोस्त जो जिस तरीके का, उन्हें भैया एक उन्हें यार बिल्कुल, तो उन्होंने कभी कभी भैया आपका नंबर, हमने जी जी तो उसी के तो हिसाब से उनके पास नंबर होगा, तो फोन किया, हाल चाल लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बताओ, मैं पिछली साल वहाँ गया था, सुन के बहुत ही गौरवान्वित महसूस हाँ। कर रहा हूँ कि कन्नौज का कोई शख्स जो है भूटान और नेपाल तक में जो है उसे इतना सम्मानित किया गया। उम्मीद है कि आगे भी आपको थाईलैंड और भी अलग अलग जगह से ऑफर आए और आप जाएं जो है। माता रानी की इच्छा है। भैया एक प्रश्न और है, चूंकि आप कन्नौज की एकमात्र धरोहर अभी वर्तमान में जहाँ तक मुझे पता आला की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी कुछ ऐसा आभास हुआ कि आला गायन में कुछ बदलाव भी होना चाहिए? देखो आप इस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से महसूस कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो ये देखो पुरानी संस्कृति है हमारी, जी हाँ, और 800 साल पुरानी हाँ, आ रही है। तो पुरानी संस्कृति आजकल आप देख रहे हो जी कि आदमी एसी छोड़ के जी जी कच्चे घरों पे दौड़ रहा है। हाँ वर्तमान में कई एक आध बार ऐसी जगह हम भी गए या संगी साथियों के साथ, कल वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं अरे ध्यान नहीं आ रहा है, वो जंगलों में वो बनाए रहते हैं अपना बंगला टाइप के बने हैं। जी, जी। कुछ उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अभी याद नहीं आ रहा था। तो वहाँ हम देखते हैं वहाँ की सब देसी सिस्टम है, और वहाँ हम देखते हैं बहुत आदमी मर्सिडीज से आ रहा और फॉर्च्यूनर से जा रहा, मतलब शहर छोड़ के आदमी गांव की तरफ जी जी पहुंच रहा। तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि देखो बदलाव अगर इसमें हो जाएगा जी, जी। तो फिर इसका क्रेज खत्म हो जाएगा। मतलब जितना, चूंकि इसका एकमात्र सूत्र भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी का जो उनके दरबारी कवि थे परमाल राजा के, जी जी जी, वो आलाखंड है, आलखंड है, आलखंड। तो उसमें कुछ जोड़ मरोड़ करना, तो चूंकि 800 साल पुरानी बात है, क्या कर लोगे, तोड़ मरोड़ करता भी है तो वो शुद्धता कहीं ना कहीं उसकी समाप्त हो जाएगी। बस बस बस, जैसे एक कहावत है, जैसे दादा ने बताया, तो एक अच्छे कवि की कुछ पंक्तियां आ गई कृष्ण बिहारी नूर जी की, कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं, सच उतना ही है, उसमें कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर कुछ घटाते बढ़ाते हैं तो सत्य की शुद्धता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जो आला है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बस बदलाव ये में परिवर्तन हो सकता हाँ, है, लेकिन मतलब कहानी उस विधा में जी। बदलाव ये कर सकते हैं कि जैसे हम अब आला की धुन में, अब जैसे एक बढ़िया गायक हैं, एमपी की हैं, संजो बघेल जी, संजो बघेल, सुना होगा नाम जी, जी, आपने। जी, बिल्कुल। संजो बघेल जी ने तो अब जैसे रामायण को आला में ले लिया, कई नेताओं को पूरा जीवन परिचय आला में ले लिया, उसकी शुद्धता कहीं ना कहीं वो हम वो थोड़ी कह रहे, आला की विधा ली है उन्होंने। आला को छेड़छाड़ करोगे तो आला वो अपने आप में खुद ही बिल्कुल बिल्कुल एक भाई हम जा रहे हैं भूटान जा रहे हैं तो हम आला गाते हैं इसीलिए भूटान गए, जी, नहीं तो 36 तरीके के कलाकार हैं, कलाकार अलग अलग, गायकी में भी भजन कीर्तन सोठा राग रागनी है, लेकिन आला वाले की क्यों भेजे गए? क्योंकि वो एक संस्कृति पुरानी संस्कृति में लेके चल रहा है, तो उससे छेड़छाड़ हमारे हिसाब से तो यहाँ जिला भी उनका रहा है ऐसा। अरे माँ शारदे के भक्त कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आल्हा उधल ही उनके दर्शन करते हैं, ऐसा भी कुछ हाँ सुनने में आया है। माता छेमकली का मंदिर है, माँ फूलमती का मंदिर है जी बिल्कुल, वहाँ पे जी बहुत बड़ा, और आला तो अमर कहे गए हैं अमर, बिल्कुल हाँ। हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है, जहाँ तक जो मैंने सुना है कि सबसे पहले दर्शन माता के वही करते हैं, उस तदोपरांत और लोग हाँ हाँ जो मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में ये भी है प्रियांशु जी कि जैसे हम लोग आला गायक हैं, जितने भी आला गायक हैं
जो ये भी जो इंटरव्यू देखेंगे सुनेंगे तो वो वहाँ कहेंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे कि लगभग हम लोग माँ शारदा, फूलमती माँ या जो जिनकी इष्ट देवी अपनी वो मानते तो सभी को मानते हैं, लेकिन हम लोग एक आल्हा को भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि आल्हा अमर है। अमर है, बिल्कुल बिल्कुल। और अमर वही हो सकता है भाई, इंसान तो अमर नहीं हो सकता। जी, जी। कुछ ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ दैविक आशीर्वाद है, या कुछ ऐसे उसके अंदर कुछ लक्षण जी, या कुछ पावर, तभी तो वो अमर है। तो हम राम जी को हनुमान जी ने बोला था कि कलयुग में आप बस अजय रहोगे, अजय रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपने बात बताई, बहुत बढ़िया भैया। तकनीकी रूप से आप अवधी या कनौजी आला गाते हैं, मतलब क्या दोनों में कुछ सूक्ष्म अंतर है कि नहीं? अंतर है जी। अंतर ये हो जाता है जैसे कि आप तो कनौजी में हाँ, हम अपनी कनौजी, हाँ, लेकिन हमें ये कभी हम इधर उधर कहीं जहाँ बाहर गए आला गाने जाते हैं, संस्कृति विभाग से कार्यक्रम मिलते हैं तो वहाँ कई अलहत आते हैं, हर जगह के आते हैं, लेकिन हमें ये प्लस पॉइंट हमारे लिए और एक हो जाता है कि हमारी जो भाषा कन्नौजी है जी, जी। वो प्रदेश भर के अंदर आप कहीं भी बोल दो जाके, ये हमारा अपना सोच है। तो 100 नहीं तो 90% समझ जाएगा। कि आपने अलग अलग जगह भ्रमण किया है, आला गाया भी है, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से अनुभव 100 नहीं तो 90% समझ जाएंगे। आप भी घूम कहीं जाते जाते होंगे। अब जैसे रहा बुंदेलखंड जी, रहा अवध भी चल जाता है। जी, जी, जी। अवध चल जाता है, कन्नौजी चल जाती है, ब्रज चल जाता है। अब जैसे बुंदेलखंड है, ठेठ बुंदेलखंड अगर कोई आदमी बोले इते आओ उते आओ, कितना समझ पाओगे? वहां पे गया हूँ तो पहली बार इते आओ उते आओ, हाँ, तो वो कितना लोग समझ पाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ कन्नौजी है, हियन आबो अयो खइयो, तो हियन आबो मतलब वो आदमी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी जी, जी, बिल्कुल, ठेठ गांव में चले जाओ और तुमने भैया तनी सुनियो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके समझ में आएगा कि कोई बुला रहा है। मतलब कोई साधारण व्यक्ति भी हमारी कन्नौजी बोली को बहुत सहजता से समझ सकता है, कहीं भी आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया थोड़ा एक प्रश्न था, थोड़ा व्यक्तिगत आपसे, कि आपके परिवार में कितनी, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि ताऊजी आपको प्रेरणा मिली है, पिताजी, तो आपके परिवार से कितनी पीढ़ियों से आला का गायन होता है? और कुछ ऐसे अलहतों के नाम आप बता सकते हैं, हालांकि आप इसका जवाब तो दे ही चुके हैं कि ताऊजी से आपको इसकी प्रेरणा मिली है, तो कुछ ऐसे अलहतों के नाम आप बता सकते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली है? एक तो आपके पिताजी हो गए, ताऊजी। प्रेरणा तो अब जैसे यहीं कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं जी, अब जैसे माननीय मंत्री जी के सौजन्य से और हमारे निवेदन से कार्यक्रम हुआ था, अभी आपको शायद देखा हो, जी, जी। राष्ट्रीय आला महोत्सव में वहाँ भागीदारी, हाँ, नहीं भागीदारी भवन में नहीं, ये वहाँ नहीं, अपना मुक्ताकाशी मंच, इस पे हमने 1 साल पहले माननीय जी से निवेदन किया था। उसमें थी हाँ, भागीदारी क्या पूरा मतलब, बिल्कुल। हाँ, तो हमने एक बार निवेदन किया कि हमने सर हमारी एक इच्छा की, बताओ भाई साहब बताओ, तो हमने सर हम चाहते हैं कि आला महोत्सव वगैरह यहाँ पे। अरे कि बिल्कुल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा सब बैठ के एक दिन समझा उन्होंने। और एक चीज़ ये बताएं कि सन 1985 के बाद में ये 2026 में आला महोत्सव हुआ है, जबकि आलखंड 52 लड़ाइयों में शायद ही ऐसी कोई लड़ाई हो जिसमें अपने कन्नौज का वर्णन ना किया गया हो। बहुत बड़ी बात है ये जो आज, बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक और भी अलहत हुए हैं जिनके बारे में मैंने बहुत बार सुना है, लल्लू वाजपेयी जी। अरे क्या बात है, दिवंगत लल्लू वाजपेयी जी, क्या बात है। तो लल्लू वाजपेयी जी, जो दिवंगत लल्लू वाजपेयी जी हैं, उनकी परंपरा की आला गायन का कितना अनुसरण आपने किया है? जो अच्छा देखो, ऐसा है, वाजपेयी जी को सादर नमन, उनकी आत्मा को परमात्मा के पास तो है ही, और उनको, क्योंकि आलखंड के कभी तो जगनिक जी रहे, जगनिक जी जिन्होंने इस पूरे को संकलित करके, उनको तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस आला को मंच प्रदान करने वाला अगर कोई व्यक्ति मेरी निगाह में जी तो माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आला को चौपालों से, चबूतरों से, घरों से, बाग बगीचों से, खेत खलियानों से निकाल के एक मंच दिया। वाह।
बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। अरे बिल्कुल भाई, वो जो हमने क्या कहा, वो आलखंड के मतलब आला गायकों के जनक हैं, जनक माने जाते हैं। और मैं गुरु तो अपने पिता को मानता ही हूँ, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो जितने भी आला गायक हैं जी जी, वो उनके गुरु माने जाते वो महागुरु हैं, हैं, वो महागुरु उनके माने जाते वो महागुरु हैं। और प्रति आला गायक को ये मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा जी। कि उनको इसलिए मानना चाहिए माननीय श्रद्धेय वाजपेयी जी को, क्योंकि वो जो अगर आला गायक पुराना है और पुराने रह गए, अब नए है कहाँ, जी तो वो सब जानते हैं कि इस कला को अगर वो नहीं जानते होंगे तो अपने पिताजी से पूछ लें, जी। पिताजी से ना पूछ लें, पिताजी नहीं रहे अपने ताऊ जी से पूछ लें, अपने पड़ोस में पूछ लें, अपने किसी भी आदमी जो से। भी बूढ़ा बुजुर्ग जो हो उस समय उससे आला का बिल्कुल, बिल्कुल। आला मतलब लल्लू वाजपेयी। लल्लू वाजपेयी जी, मतलब एक आला को एक नींव का रूप, अगर ये कहते हुए कुछ अतिशयोक्त नहीं है। मेरे 3 कार्यक्रम उनके साथ हुए, 3 का है, हाँ दो सॉरी, दिवंगत आदरणीय लल्लू वाजपेयी जी के बात 2 कार्यक्रम मान स्वर्गीय वाजपेयी जी के। जी, जी। पहला कार्यक्रम सबसे पहला हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय विराम बाबा जी, दादा जी जी जी, हम उन्हें दादा नहीं, हम उन्हें बाबा कहते बाबा थे। जी। बाबा इसलिए कहते थे कि हमारे पिताजी उनको चाचा कहते जैसा कि थे। मैंने आपको बताया, उन्होंने ही मुझे बताया था कि भैया के पास तुम बैठते हो, कभी उनका आला सुनो और इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो 2015 में जो कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो शुरू होने से पहले बताया था जी। तो यहाँ एक नवदुर्गा उत्सव होता है, जी 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 तो नवदुर्गा उत्सव में वाजपेयी जी का आला का कार्यक्रम लगा था। जी, और उस समय मेरे पिताजी रामलीला के भी बहुत बड़े कलाकार रहे, जी जी जी, हमारे पिताजी। तो उन्होंने हमें रामलीला भी अभिनय कराया। जी। मैं राम, लक्ष्मण, भरत, समुद्र, कामदेव, इन सब चीजों का मैंने अभिनय किया है, रामलीला में अभिनय किया है। रामलीला ग्वाल ग्वाल मैदान, हाँ, एक SBS कॉलेज में होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक हमारे ग्वाल मैदान में होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ उस वर्ष हमारा रामलीला में जी। बाहर की टीम आ गई थी, ब्रजवासी लोग आ गए थे रासलीला, तो वाजपेयी जी का कार्यक्रम था। जी जी, वाजपेयी जी का कार्यक्रम था, बाबा विराम जी ने खबर भेजी मेरे पिताजी के पास जी जी जी, कि ठाकुर, वो ठाकुर ही कहते थे। काफी जिक्र करते हैं। हाँ, ये हमारा- नाम उनका जो है, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ, ये नाम भी उनका काफी हमारे चर्चित रहा। हाँ पापा को ताऊ जी का। ठाकुर, हाँ जी 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 हमारे पापा को ठाकुर जी, जी, और बिल्कुल। कौन ठाकुर के आला वाले जी आया जी बिल्कुल, कार्ड में भी, अब तो नहीं, अब तो ब्रैकेट में जो लिख देते हैं। हाँ, कि अगर नहीं नाम ज्यादातर नहीं जानते। आप जगबीर सिंह के नाम पे पूछोगे पापा को, उतना आदमी नहीं बता। आज भी उन्हें कौन करने मतलब लगे, एक उपाधि, एक टाइटल हाँ ठाकुर आला वाले, दे दिया जाता है, तो वही ठाकुर टाइटल, आला, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जैसे किसी को राजनीति में नेताजी बोलते हाँ हैं, किसी को हाँ अपने टाइटल दे दिया, हाँ ठाकुर, टाइटल से वो ठाकुर आला बिल्कुल वाले। समझ गए, तो बाबा ने खबर भिजवाई कि ठाकुर वाजपेयी जी का प्रोग्राम है कल, जी और लड़का हमने मतलब देसी भाषा जी कि हम अपने लड़का तुम्हारे यार हमने प्रोग्राम हम करेबो चाहत बात। तो पापा ने तुरंत खबर भेज दी कि अरे बाबा, चाचा आपके आशीर्वाद से। भाई पहला कार्यक्रम हमारे पिताजी का भी उन्होंने ही कराया, उन्होंने ही कराया जी। सन 85 में जो संगीत नाटक अकादमी से जो वो प्रतियोगिता हुई है, हुई थी। उसमें स्वर्गीय कालीचरण टंडन जी, हमारे जीवन दादाजी अभी हैं इस समय, जीवन दादाजी। हाँ जीवन दादाजी हैं, और विराम बाबा जी तो नहीं है। मतलब ये 10-5 लोगों की एक कमेटी टाइप की थी। तो ये वहाँ से पूरी संगीत नाटक अकादमी की बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के अलाहित आए थे। 1985 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1985 में ये कार्यक्रम हुआ, लगभग 42-41 साल। हाँ, और क्या 40 साल तो खूब हो चुके हैं। काफी अच्छी और नई नई बातें। हाँ, तो उन्होंने तब हमारा कार्यक्रम वाजपेयी, पहला कार्यक्रम हमारे वाजपेयी जी के हमारा हुआ था, वाजपेयी जी का हुआ, फिर 15 मिनट का। भाई इंडिया लेवल के कलाकार से कैसे थे वो, थोड़ा बहुत अच्छे, बहुत सरल हृदय, इंडिया लेवल के कलाकार थे। जी जी बिल्कुल। वाजपेयी जी जो हैं थे इंडिया लेवल के कलाकार थे। तो अब इतना बड़ा कार्यक्रम, जो बड़ा कलाकार जब आता है तो क्षेत्रीय वालों को मौका नहीं मिलता है जी भाई। बिल्कुल। तो लेकिन बाबा वो उसमें कमेटी में थे, बाबा की एक अपनी कन्नौज में हनक तो थी, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी ठाकुर हाँ, नाम से जाने जाते हैं। तो कहने लगे कि वो उन्होंने अपनी सेटिंग बना ली, हमारा कार्यक्रम लग गया। हमने 15 अच्छा वाजपेयी जी हमारे पिताजी को पहचान गए कि काव ठाकुर
तो ये लड़का, तो पापा ने कि घर को है दद्दा बच्चा, अच्छा कि लड़का, हमने हाँ, अरे तो पापा ने पैर छुपाया, हमने तुरंत पैर छुए वाजपेयी जी के, आशीर्वाद उनने तो कार्यक्रम हमने 20 मिनट दबाला हमने, जो करीब आज के आप मान ले हो लगभग 20 वर्ष पहले की बात हम बता ही रहे हैं ये घटना, 5-6 या 3-4 2003-4 3-4 की बात बता रहे हैं। जी। तो हमने जब 20 मिनट कार्यक्रम अपना धमक के किया तो वाजपेयी जी ही हमें, वो उन्होंने मंच से कहा था, आवाज अगर शायद उस कार्यक्रम में जो भीड़ थी, बहुत हजारों आदमी भीड़ थी, वो हमें कन्नौज का युवराज घोषित करके श्रद्धेय वाजपेयी जी ही गए थे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था ब्राह्म बाबा से कि पंडित जी अब वाजपेयी जी की कन्नौज में जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कलाकार पैदा हुए वो है। आवाज से हम इन्हें अपनों कन्नौज को युवराज घोषित करके जा रहे हैं। ये 2003 की बात है। हाँ, मतलब इन सब चीजों से शायद ही कन्नौज में बहुत बिरले लोग, हाँ बिरले लोग, हाँ सब इंटरव्यू के माध्यम से, हाँ ये तभी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। अच्छा उस समय तब भैया मोबाइल उसका कोई दौर ज्यादा था ही नहीं, मोबाइल वगैरह का क्रेज उस समय बस कौन। एक भैया प्रश्न और थोड़ा है जी, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है कि ये जो श्रोता हैं, क्योंकि आल्हा विदा की जो शब्द है वो काफी कठिन है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो थोड़ा हटा दीजिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, जो बिल्कुल बीटेक एमटेक किया है, उसे भी शायद उन शब्दों को बोलने में या कहने में पसीने छूट जाएंगे। मेरा एक प्रश्न ये था कि लंबे लंबे आख्यानों को सुनने के आजकल श्रोता आदि नहीं है। टीवी मूवी या कहीं पिक्चर लगी हुई है तो वो 3-4 घंटे बैठ के आराम से सुन, हाँ, लेकिन यहाँ पे आख्यानों को सुनने का उन श्रोताओं को बांधे रखने के लिए आप कौन सी तकनीक अपनाते हैं? मैं अपना अनुभव बता दूं, मैंने भी कभी आला को नहीं सुना, आपके माध्यम से आपको जब मैंने सुना तो पूरा आला तो मुझे नहीं समझ में आता, मैं झूठ क्यों बोलूं। काफी अच्छा लगता जब आप जिस रफ्तार से या जिस लय में आप गाते हैं, जो आपकी लय है, बिना रुके सांस लिए, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है जब म्यूजिक या गाना बजता है तो जब धुन बजती बीच में तो थोड़ा उन्हें रेस्ट मिल जाता है 2 या 3 मिनट का। आल्हा में जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने निरीक्षण किया है, लगातार आप गाते हैं लगातार। सबसे पास से तो मैंने आपको सेंट जेवियर्स में देखा, इससे पहले भी मैंने आपको सुना है, लेकिन उस समय जो दूरी थी मुश्किल से 5-6 कदमों की थी। मैं देख रहा था कि सांस आप बीच में कब लेते हैं। ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसे आप श्रोताओं को बांधते हैं? इसके लिए तो मेन चीज तो भैया ये है कि सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस जी, रिहर्सल, रियाज जी, हिंदी भाषा में रिहर्सल और रियाज। हाँ। हम 30 साल से आला गा रहे हैं, लेकिन रियाज हम आज भी करते हैं। कार्यक्रम भले ही 6 महीने में एक मिले, कुछ खान पान भी, खान पान का तो पूरा देखो, कलाकार के लिए खान पान तो सबसे मेन चीज है। कोई भी गीता का बस जैसे गायक को बोला जाता है भाई, चाहे वीर रस का गायक हो, चाहे करुण रस का गायक हो, चाहे कवि हो, वीर रस के गायन के लिए लेकिन थोड़ा वो कैपेसिटी स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना उसके लिए खड़ना बीच में मैं देखता हूं। उसके लिए एक तो अपना शुद्ध खाना, बढ़िया दाल, ब्रह्मचर्य, हाँ, और थोड़ा ब्रह्मचर्य का तो ब्रह्मचर्य का देखो ऐसी चीज है, ब्रह्मचर्य तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं कह गए हैं, तो ऐसा नहीं वो कह गए, तो उसका प्रैक्टिकल आप कोई भी, अगर हम कह रहे 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लें, आप ही देख लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका अगर आपको रिजल्ट ना मिले, प्रेमानंद महाराज जी भी, अरे आप हाँ तो ब्रह्मचर्य का तो और गायकी क्षेत्र में तो ब्रह्मचर्य मस्ट है, बिल्कुल मतलब जरूरी ये होना चाहिए। अब खान पान और बाकी जैसे ये है कि जो आपने कहा कि भीड़ को बांधना, भीड़ को बांधने सुनना, हर आदमी मैं आपको खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, बगैर पढ़े लिखे तो बात की बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आला के शायद ही कोई सब समझ में आए। आप तो इतने से गा रहे हैं, आपको अनुभव है, तो आप बांधने के लिए मतलब क्या मतलब वो रहता है कि आपको बड़े चाव से लोग सुनते भी हैं, पास से आप काफी सुनते भी हैं, भले कुछ समझ में ना भी आ रहा हो, लेकिन जो समझ देते हैं, आप जो गाते हैं, आपके शब्द सुनने के लिए लोग काफी व्याकुल। अब उसके लिए तो सबसे पहले ये है कि हमारी एक वेशभूषा हमारी, जी, थोड़ा हम जो वेशभूषा जो पहन के कार्यक्रम करते हैं,
जुलाई अब अगस्त दिक्कत में तो गाते होती हैं तो है, दिक्कत तो होती है। अब वो वो कास्ट्यूम, वीर रस की ओज में गाना लगातार जो है अरे भयंकर सर्दी, भयंकर सर्दी में कोहरा, जी मतलब सामने जैकेट पहने दर्शक बैठे हैं, टोपा लगाए हैं और हीटर चल रहे हैं, और हम मंच पे प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद पसीना पसीना आ जाता है। चालू। बिल्कुल, हाँ। अगर हमने 30 मिनट तक आला गायन कर दिया, अभी सर्दी रहती है, मैंने आपको देखा था वहां भी थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब अगर 30 मिनट का कार्यक्रम मैंने वो कर दिया, करके जब हम मंच पे आए और माइनस में भी हम, मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, अगर माइनस टेम्परेचर है बिल्कुल। तो वहां भी एक बार आदमी के पसीना निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी। दादा एक और प्रश्न है जो कि बहुत जरूरी है, जी। जहाँ तक मैंने सुना है शायद जो छोटे भाई, जो मेरे छोटे भाई जो हैं, आप अपने पुत्र को भी आला सिखाकर प्रदर्शन करवाते हैं। जी जी। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से ताऊजी, फिर आप, फिर क्योंकि ताऊजी के जो पापा रहे उनका तो कोई संबंध आला से नहीं रहा, जैसा कि आपने बताया। नहीं ये उनका, शायद तीसरी पीढ़ी। हाँ अब तीसरी पीढ़ी आ गई है। भैया को भी मैंने सेंट जेवियर स्कूल में सुना है, काफी अच्छा लगा। हाँ। तो इतनी कम उम्र में, शायद भैया की उम्र कितनी, आयु क्या है प्रेजेंट में वर्तमान? 15 साल का है। 15 साल। सुनिए आप, 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कोई बच्चा कन्नौज का आला गा रहा है, आला गा के स्टेट लेवल पे सेकंड पुरस्कार प्राप्त कर चुका आपने है। अभी जो मतलब जैसा कि बताया, मंत्री जी का भी उसमें काफी योगदान रहा है, बिल्कुल जो है। वही तो घूम के बात आ गई कि हमने आपसे क्या कहा कि हम तो कला को ऊब चुके थे जी, कि यार हमने 30 साल से गा रहे, कुछ 30 नहीं साल से कुछ नया हो है, हमें वही करना। जी। हम गैस सिलेंडर का काम करते हैं, घरों में होम डिलीवरी का, हम वही कर रहे हैं, या और कोई अपना काम आगे करेंगे। भैया थोड़ा, आपने जब गाया था तो इतना मोबाइल फोन का चलन नहीं था। आज की जो युवा पीढ़ी है वो, अगर भैया गा रहा है, मोबाइल फोन, यूट्यूब, फेसबुक और कोड, व्हाट्सअप, इसके बावजूद भी, होने के बावजूद भी अगर आला में इतना ट्रेंड है, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये माता फूलमती की कृपा है। देखो, जैसा कि आप आला गाते हैं तो पहले उनका नाम लेते भी हैं। मैंने सुना है कि फूलमती मैया के चरणों में नमन, तदुपरांत आप अपना आला। और ये कला जो है, गायक कोई भी गायक हो, ये गॉड गिफ्ट होती है। इसको अब आप, हाँ नहीं, वो योगदान, वो तो फिर खून की बात आ गई कि भाई हमारे पिताजी गायक, हम गायक, भाई वो तो पौत्र है जी। बिल्कुल। अगर हमारे पिताजी के हिसाब से ब्लड जोड़ा जाए तो अब वो पौत्र आ गया है, और बाबा उसके अभी हैं। जी जी बिल्कुल। अब बाबा मतलब गाने में उन्हें समस्या है थोड़ी, ऐसा नहीं है कि बाकी जो विद्वानता जो है वो उनकी थोड़ी कहीं चली गई जी। भाई वो गा तो नहीं पाते हैं जी जी, क्योंकि वो सांस की दिक्कत है, लेकिन बाकी जो उनके दिमाग में है, जो उन्हें याद है पूरा तमाशा आज से, भाई कहाँ बाबा, कहाँ बिल्कुल पौत्र, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो सब चीजें वो अपना इसको, हाँ, तो अब इनको सिखा इसलिए रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है जी। जैसे हमारे पिताजी का सपना कि हमारे 5 बेटे हैं जी। हमारे जाने के बाद संग्राम सिंह, हमारी जो विधा आला, कोई तो ऐसा है जो इस प्रथा को बस आगे बढ़ा रहा है, तो कि जब संग्राम सिंह का नाम आएगा जी तो हमारे पिताजी का स्वतः वैसे भी आएगा जी, भाई सनाब तो वही लिखेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब विधा की बात आएगी, जब आदमी पूछता है बाहर कहीं जब जाते हैं कि भैया तुमने कहाँ सीखा, तो मुझे बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि बोले तुम सौभाग्यशाली हो संग्राम कि तुम्हारे पिता भी वही हैं, पिता तो वैसे भी गुरु है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरु कहा ही गया है, लेकिन उसके बाद में वो दोनों तरफ से, एक तो पिता है तो गुरु है, उसके बाद में उन्होंने, भाई उन्हीं की तो देन है, भूटान और ये सब, भाई हमारे तरफ विदा ना होती तो हम कहाँ जाते। वो भी कन्नौज जैसी जगह में इतना चलन आला का नहीं है, के बावजूद भी पूरी नींव आप अगर कहें, वही नींव आप जो है छोटे भाई को देते हैं। नहीं, इस तरीके से देखो, जिस आप सरकार जिस तरीके से इन विधाओं के लिए कार्य कर रही है, फिर देखो वहीं पे आ गए जी जी। किसी सरकार की हम वो बुराई नहीं कर रहे हैं जी जी, लेकिन इस सरकार की वास्तविकता है वो भाई मैं झेल रहा हूँ। मैं 30 साल से आला गायक हूँ भाई, मैंने 30 साल में 2 3 4 सरकारें तो देखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट के कार्यक्रम कभी लोकल में, तो क्षेत्रीय नेताओं ने कि भैया कभी कि वो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, पास बन गई डीएम साहब के यहाँ से, अपने गए आधा घंटा लगा के अपने चले जाए जी जी जी। लेकिन अब जो ये सरकारें जो कर रही हैं,
जैसे ये 5 लाख की हमें वो प्रोत्साहन राशि दी गई, अगर हमें वो प्रोत्साहन राशि ना दी गई होती तो सही बात है, तो हमारे साधन आपके पास, हमारे संसाधन ना होते तो ये कला हमारे तक ही सीमित थी। भाई हम बेटे अपने क्यों लाते? जी बिल्कुल, जब 25 साल 28 साल में हम कुछ नहीं कर पाए तो हम बच्चे अपने क्यों उसमें लाते? बहुत बड़ा योगदान उनका भी है, बिल्कुल सही बात है। तो अब जब सरकार इन चीजों पे सब कार्य और बढ़िया काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग कार्यक्रम करने जाते हैं, हम लोगों को पैसा भी मिलता है रहने का, और मतलब वहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ घुमाने फिराने का, मतलब लगता है जब जाते हैं कि मैं भी एक आर्टिस्ट। अभी तक तो लगता ही नहीं था कि मैं कलाकार हूँ। राजगीर में जो भैया आला उदल का जहाँ पे रुके थे जिस गांव में, वो शायद वो जो एरिया वहाँ किला बना वो तो पूरी तरीके से खंडर हो चुका है कि उसके कुछ अवशेष हैं। खंडर क्या, वो एक टीला टाइप का हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब राजा जयचंद का जो किला है जयचंद वो भी सेम पोजीशन जो जयचंद महाराजा के 22 साल पहले थोड़ा दिखता था, वहां से जब आना जाना रहता था, अब तो वो भी शायद पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। हाँ, तो हाँ, जैसे ये राजा जयचंद जी का टीला है तो इन्हीं का, वो तो उनको आला उदल को उन्होंने जब वहां से लाखन उनके भतीजे जो हैं, हाँ, उन्होंने उनको रहने के लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया जो आला के जो छंद है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आया है। आला के जो छंद की आप स्वयं रचना करते हैं या दूसरों की भी कुछ रचनाएं आप गाते हैं? मतलब एक प्रश्न आपसे है। रचनाएं तो ऐसी है कि हम जो आलखंड हमारे पास है, सैदा जी शायद फर्रुखाबाद के ही, वो हमारे हिसाब से फर्रुखाबाद के, हाँ, जो रचयिता जी, उनकी आलखंड हमारे पास है। जी जी, वही गाते हैं जी। उसके अलावा जैसे कहीं पे हमें लगा कि यहाँ पे हम जैसे बाहर कार्यक्रम, अब जैसे हम महाकुंभ कार्यक्रम करने गए थे जी, महाकुंभ कार्यक्रम जब हमारा हुआ तो महाकुंभ में आला तो गाया ही गाया, और ये हम लोग इसलिए उसमें छंद और जोड़ते जाते हैं कि वहाँ पे आदमी को लगे तो हमने पापा सबने कहा, हमने पापा कुंभ में चलना है, कार्यक्रम लगाया है माननीय मंत्री जी ने। अच्छा, कार्यक्रम माननीय जी के आई हस्तक्षेप रहता है जी जी, तो कर लगे उन्होंने करीब 50 लाइन हमें कुंभ पे। तो अब समझो कि हमने जब अपनी आला जो गाई, जो आला मूल है जी जी, वो गाई, तो उस पे 2 दिन कार्यक्रम हुआ था हमारा जी जी, वहाँ 2 दिन रुके थे हम। तो एक दिन हमने आला गाई, अब एक दिन हमने वो पापा जो लिखा था कुंभ का गाया था। तो आला की अपेक्षा हमें उस पे वरीयता ज्यादा दी गई जो हमने कुंभ का। तो कुंभ पे जो मतलब छंद जो थे, हाँ, जो पिताजी ने हमारे उसको ज्यादा सराहना की। ओ अच्छा। तो हमारे पिताजी मतलब छंद हम लोग पापा हम अपने बैठ के बना भी लेते हैं जी, और जहाँ जैसा माहौल देखते हैं। ऐसे अभी सरकार के 12 साल पूर्व हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, रिकॉर्ड भी उन्होंने हाँ, तो उसमें 12 साल जब पूरे हुए उसका कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने माननीय जी के सारी योजनाएं कि आज के 12 साल पहले भारत के क्या हाल थे, आज क्या है, और जिस तरीके से चल रहा है आगे क्या होगा, एक से एक मिसाइलें, पूरा मतलब इतना हम आपको क्या बताएं, इस तरीके से उसमें आला हमने अपना आला बना लिया। जो इकॉनमी 2014 में 12वें-13वें नंबर पे थी, तो आज हम 5वें नंबर पे हैं। महज 12 साल में, तो बड़ी बात है। ये सरकार की उपलब्धि तो उसमें बिल्कुल बनती है, ये कहते हुए कोई वो नहीं। हाँ। भैया एक अंतिम प्रश्न आपसे और है जो कि जरूरी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिल रहा है। मेन चीज़ ये है कि मुझे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, काफ़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे कुछ आपने जो अभी लड़ाइयाँ बताई हैं, फिर माननीय मंत्री जी ने जो आपका सहयोग किया है, जो आप बता रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। भारतीय श्रोताओं और विदेशी श्रोताओं में चूँकि अब राष्ट्रीय स्तर के, जो कि मैं बार बार मतलब इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको राष्ट्रीय स्तर का भैया को आला गायक ना समझा जाए, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए हैं। जैसे थाईलैंड में फरवरी में आपको मतलब मिला भी है। तो एक प्रश्न जो है जरूर बनता है आपसे, क्योंकि आपने इस चीज़ को अनुभव किया, आपने यहाँ भी गाया, आपने नेपाल भी गाया, आपने भूटान भी गाया, थाईलैंड भी आप साथ जाएं, तो भारतीय श्रोताओं और विदेशी श्रोताओं में आला के प्रति रुझान और समझ पर प्रकाश डालिए। आपको अंतर क्या दिख रहा है दोनों में? अंतर ये दिखता है कि अपने हिंदुस्तान में वो उस चीज़ को जानते हैं जी,
अपने हिंदुस्तान में हम कहाँ की लड़ाई गा रहे हैं, जी जी क्या सुना रहे हैं, तो 100% नहीं तो उसमें 50% तो जानकारी विदेश में उसका ये असर पड़ता है। विदेशी जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा में कन्वर्ट, हमने बताया ना कि बाहर जाते हैं तो कुछ उनको बोलते हैं ट्रांसलेटर, वो 5 मिनट में समझा देते हैं कि अब फला देश से, क्योंकि हम जहाँ जैसे भूटान गए तो हम भारत से ऐसे कई देशों के लोग वहाँ होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली भारत से ही, और कई देशों के लोग वहाँ कलाकार होते हैं, तो सबका वो अपना परिचय दे देते हैं। ऐसे उन्होंने जैसे हमारा परिचय दे दिया कि ये संग्राम सिंह भारत से और ये लोक काव्य जी जी बिल्कुल आलखंड से, उसके बाद में वो समझ लेते हैं। और विदेशी समझते कम है, लेकिन जो हमारा मूवमेंट होता है वीर रस में जो हाव भाव रहता है बॉडी का, वो जो बहुत निकट से देखा भी है। हाँ, जो वो एक्शन और वो जो देखते हैं तो उस पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अभ्यास भी आपको लगभग आप 30 साल से, हाँ, 30 साल कन्फर्म है, तो लिखा पढ़ी में 30 साल भी बोलता है अब जो है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आदरणीय भैया के सामने रखे थे, बहुत अच्छा लगा और मैं क्या कहूँ, मुझे भी बहुत सीखने को मिला है। बात करने की इच्छा तो और भी हो रही है, लेकिन जो प्रश्न अभी थे वो मैंने भैया से पूछे हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ, मध्यम परिवार से आए हुए किसी व्यक्ति ने आला को एक कन्नौज तक ही नहीं, अब तो क्योंकि मैं बार बार बोला हूँ कि अब आला गायक राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, अब बोलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आला गायक हमारे संग्राम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और कोशिश करूँगा कि पुनः अगर कभी मौका मिलता है साक्षात्कार लेने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।